उस शाम शर्मा परिवार के घर में अजीब सी हलचल मची हुई थी। कोई पुराने कपड़े समेट रहा था, कोई कमरों का नाप ले रहा था, तो कोई भविष्य के सपने बुनने में व्यस्त था। पहली नजर में देखने वाला यही समझता कि घर में किसी शुभ काम की तैयारी चल रही है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य 70 वर्षीय माजी को उसी शाम ओल्ड एज होम भेजने का फैसला किया जा चुका था। हैरानी की बात यह थी कि इस फैसले से किसी की आंख नम नहीं थी। उल्टा घर के कई लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी राहत दिखाई दे रही थी। कविता और पूजा, जो उस घर की बहुएं थीं, वो तो बार बार घड़ी देख रही थी। सुनीता भाभी, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना, शाम हो रही है। ओल्ड एज होम में एंट्री का टाइम पूरा हो जाएगा। सुरेश बता रहे थे कि शाम को नए एडमिशन का जो प्रोसीजर करने वाला मैनेजर है ना, वो वहां पर नहीं होता। उसका टाइम बस 6 बजे तक का ही है। कविता की तेज और खुशहाल आवाज आंगन से मेरे कानों में पड़ी तो मैंने गहरी सांस ली और हाथ में पकड़ी हुई माजी की पुरानी सूती साड़ी जल्दी से बैग में रखते हुए ऊंची आवाज में कहा कि हाँ कविता, बस थोड़ा सा सब्र रखो, हो गया है। मेरी बात सुनकर पूजा भी किचन से निकलकर वहीं आ गई और बोली, दीदी अरे जल्दी करिए ना, वो पार्लर का फर्नीचर तैयार करने वाला भी बस आने ही वाला होगा। हमने उसे 6 बजे का ही टाइम दे दिया था ताकि माजी के चले जाने के बाद वो सुकून से सारा काम कर सके। मेरी दोनों देवरानियां बड़े ही जोशीले अंदाज में उस दीवार को गिराने का प्लान बना रही थीं, जो माजी के कमरे को आंगन से मिलाती थी, ताकि उनके ब्यूटी पार्लर का कमरा और भी बड़ा और शानदार बन सके। मुझे उनके पार्लर से कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन सच बात तो ये थी कि मेरा अपना लालच ये था कि माजी के ओल्ड एज होम चले जाने के बाद मुझे उनकी रोज रोज सेवा, उनके परहेज का खाना तैयार करना, उनके हुक्म बजाना और इस खींचतान से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता। मैं भी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा थक चुकी थी और अब मैं चाहती थी कि इस घर में मैं अपनी मर्जी से मालकिन की तरह रह सकूं। ये रोज रोज की खटपट और लड़ाई झगड़े से तो यही अच्छा था कि माजी किसी ओल्ड एज होम में चली जाएं और वो भी वहां सुकून से रहें और हम भी यहाँ चैन की सांस लें। अलमारी के ऊपर वाले खाने को खाली करने के बाद मैं नीचे वाले हिस्से की तरफ हाथ बढ़ाया, जो शायद न जाने कितने सालों से खुला ही नहीं था। उसमें पुराने अखबारों के नीचे कुछ पुरानी एल्बम और कुछ खाली बॉक्स पड़े थे, जिन्हें मैं जल्दी जल्दी बाहर निकालना शुरू किया ताकि अलमारी बिल्कुल खाली हो जाए और फिर कबाड़ी वाले को हम उसे दे सकें। तभी अचानक मेरा हाथ अलमारी के बिल्कुल पीछे वाले कोने में किसी चीज से टकराया। मैंने अंदर की तरफ और थोड़ा सा अपना सिर बढ़ाकर देखा तो वो एक पुराना पीले रंग का लिफाफा था, जो शायद अलमारी के पीछे की दरार में फंसा हुआ था। मैंने उसे बाहर निकाला तो उस पर मोटे मोटे अक्षरों में पिताजी, यानी कि मेरे स्वर्गीय ससुर जी हरि नारायण शर्मा जी के हस्ताक्षर दिखाई दे रहे थे। वो लिफाफा पूरी तरह से सील बंद था। उसे देखते ही मेरे दिल में एक अजीब सी उत्सुकता पैदा हुई। मैं सोचने लगी कि शायद इसमें कोई पुरानी खानदानी प्रॉपर्टी के कागज या फिर शायद किसी बड़ी रकम को लेकर कुछ हो। मैंने जल्दी जल्दी लिफाफे का एक कोना फाड़ा और उसके अंदर से फोल्ड किए हुए पुराने स्टाम्प पेपर को निकाल लिया। ये एक वसीयत का पेपर था, जिसके ऊपर पिताजी की लिखावट में कुछ लिखा था। मेरी नजर जैसे ही उसकी पहली लाइन पर पड़ी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था कि मेरे बेटों, तुम लोग जिस घर को अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे हो, कानूनी तौर पर मेरा उस पर कोई भी अधिकार नहीं है, बल्कि इस घर का असली मालिक मैं। बस इतना ही पढ़ पाई और उसके आगे मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई। मेरे हाथ एकदम से ठंडे पड़ गए थे और मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जिस घर पर कब्जा करने के लिए पिछले कई महीनों से उस घर में युद्ध छिड़ा हुआ था, वो तो कानूनी तौर पर पिताजी का था ही नहीं। पागलों जैसी हालत में वो कागज मुट्ठी में पकड़े हुए मैं तेज कदमों के साथ बाहर आंगन में आई। कविता और पूजा अभी तक पार्लर के सामान को लेकर बहसबाजी कर रही थी। मैंने उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया और सीधा अपने पति राजेश के कमरे की तरफ गई। राजेश उस वक्त कुछ लिखा पढ़ी का काम कर रहे थे कि तभी मैंने वो कागज उनके सामने कर दिया और जल्दी से हाँफते हुए कहा कि राजेश, ये देखो, अलमारी की दरार में से मुझे ये मिला। पिताजी तो लिख कर गए हैं कि ये घर उनका है ही नहीं, ये तो किसी और के नाम पर है।
राजेश ने हैरत और गुस्से के साथ मेरे हाथ से वो कागज लिया और उसे ध्यान से पढ़ने लगे। जैसे जैसे उनकी नजरें उन अक्षरों पर दौड़ रही थी, उनके चेहरे का रंग उड़ता ही जा रहा था और माथे पर पसीना चमकने लगा था। उनकी खामोशी और चेहरे की परेशानी देखकर कविता और पूजा और उनके पति यानी कि सुरेश और महेश भी कमरे में आ चुके थे। क्या हो गया है भैया? आखिर किस चीज का कागज है ये? सुरेश ने आगे बढ़कर पूछा। राजेश ने बड़ी मुश्किल से सांस लेते हुए कहा कि पिताजी ने लिखा है कि ये घर उनका नहीं है, उन्होंने ये मकान किसी और के नाम पर कर रखा है। ये सुनते ही कमरे में खड़े हम सभी लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। कविता ने घबराकर कहा कि भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? पिताजी ने जरूर कोई दुकान या कोई आश्रम को दे दिया होगा। ये मकान तो हमारा ही होगा। राजेश ने खींचकर उसे चुप रहने के लिए कहा और फिर तुरंत अपना मोबाइल निकालकर पिताजी के पुराने वकील एडवोकेट विवेक त्रिपाठी का नंबर मिलाने लगे। फोन पर कुछ मिनट तक उन्होंने बात की और उसके बाद राजेश ने फोन बंद कर दिया। फिर वो हम सबकी हैरत को समझते हुए बोले कि विवेक जी कह रहे हैं कि वो पिछले 1 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे और वो बस आधे घंटे में हमारे घर पहुंच रहे हैं ताकि हमें सारी सच्चाई बता सके। इस प्रॉपर्टी के पूरे कागज उनके पास पहले से मौजूद हैं। ये सुनकर पूरे घर में जैसे सन्नाटा छा गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। वो मकान जो मेन रोड पर करोड़ों की कीमत रखता था और जिसके ग्राउंड फ्लोर की वजह से ही आज माजी को निकाला जा रहा था, अब उसका भविष्य भी दांव पर लग चुका था। हम सब लोग ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए और वकील साहब का इंतजार करने लगे। घड़ी की सुइयां तो जैसे रुक सी गई थी और ड्राइंग रूम में इतना सन्नाटा था कि सबकी सांसों की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। सोफे पर बैठे बैठे मेरी नजर सामने की दीवार पर लगी पिताजी की उस बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी जिसमें वो मुस्कुरा रहे थे और उनके साथ माजी भी खड़ी थी। उस तस्वीर को देखते ही मन में वो दिन घूमने लगे जब 10 साल पहले मैं इस घर में पहली बहू बनकर आई थी। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से थी और इसीलिए इतने बड़े खाते पीते घर में कदम रखते हुए मैं दिल ही दिल में बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि ना जाने इन लोगों का व्यवहार कैसा होगा और मैं यहाँ पर कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। लेकिन मेरी ये सारी घबराहट माजी ने पहले ही दिन दूर कर दी थी। मुझे आज भी याद है, शादी के अगले दिन ही जब मैं सुबह सुबह नाश्ता बनाने के लिए किचन में गई तो माजी पीछे से आकर तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया था। वो कहने लगी कि अरे, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी ठीक से धुंधली नहीं पड़ी है और तुम किचन में आ गई हो। चलो जाओ, अभी नई नई शादी हुई है, जाकर आराम करो। फिलहाल मैं सब कुछ खुद कर लूंगी। मेरी बहू तो रानी बनकर रहेगी। ये सुनकर मैं उस वक्त खुश हो गई थी और सच्चाई भी ये थी कि उन्होंने मुझे सच में एक रानी की तरह ही रखा था। सारा दिन वो मुझसे कोई भी बड़ा या भारी काम नहीं करवाती थी और अगर मैं कुछ करने भी लगती तो फिर मुझे जबरदस्ती कमरे में भेज देती थी। पिताजी भी शाम को दुकान से आते तो मेरे लिए कोई न कोई खाने पीने की चीज जरूर लेकर आते थे। राजेश ससुराल के घर के सबसे बड़े बेटे थे, लेकिन वो थोड़ा सा कान के कच्चे थे। वो हमेशा दूसरों की बातों में आ जाते थे, लेकिन पिताजी और माजी की मौजूदगी में उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे ऊंची आवाज में भी बात करें। ये घर उस वक्त मुझे खुशियों का ठिकाना लगता था, जहां सिर्फ प्यार और सुकून था। फिर वो दिन आया जब मैंने माजी को खुशखबरी सुनाई कि मैं मां बनने वाली हूँ। उस दिन तो माजी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी और गरीबों में दान दिया। उन्होंने मेरा दिन रात बहुत अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर दिया था। कभी कहती, बहू तुम सीढ़ियां मत चढ़ना, यहाँ तक कि अगर कभी मेरे पैरों में दिक्कत होती तो वो ये भी कहती कि लो लाओ, मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर देती हूँ, ये तुम्हारे मैं पैर दबा देती हूँ, तुम बस आराम करो, ये सारे काम मैं खुद कर लूंगी। माजी हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती रहती और मेरी पसंद के खाने पीने की चीजों का खूब ख्याल रखती। मैं अक्सर उन्हें मना करती कि माजी आप खुद उम्र दराज हैं, आप ऐसा करके मुझे शर्मिंदा मत करिए। तो वो हंसकर कहती कि तुम इस घर में खुशियां लेकर आ रही हो, अगर मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी तो फिर किसकी करूंगी। और फिर जब आरब पैदा हुआ
तो पिताजी ने खुशी में अपनी दुकान और फैक्ट्री के सारे मजदूरों को 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी थी। आरव तो जैसे माँ जी की जान ही बन गया था। वो उसे सारा दिन गोद में लिए घूमती रहती और उसकी छोटी छोटी शरारतों पर बहुत खुश होती। जिंदगी बहुत ही सुकून और खूबसूरती भरे अंदाज में गुजर रही थी। लेकिन इंसान की फितरत बहुत ही अजीब होती है और फिर कई बार हालात कब बदल जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। ये मुझे तब समझ आया जब कुछ सालों बाद घर में सुरेश और महेश की शादियां हो गईं। कविता और पूजा इस घर में नई नवेली बहू बनकर आईं। दोनों बेटों की शादी यहाँ बस कुछ महीने के अंतर में ही हुई थी और दोनों ही बहुएं बहुत ही तेज तर्रार, शातिर दिमाग और मतलबी किस्म की थीं। उनके आते ही घर की हवा बदल गई थी। शुरू में तो वो बहुत ही मीठी बनकर रहीं, लेकिन जल्दी ही उन्होंने किचन से लेकर पूरे घर पर अपनी हुकूमत चलाना शुरू कर दी। एक दिन किचन में खाना बन रहा था। कविता ने सब्जी काटते हुए कहा, दीदी आप तो बहुत ही भोली भाली हैं, पूरा दिन किचन में गर्मी में खटती रहती हैं। और माँ जी वो तो आपको बेवकूफ बनाकर अपने इशारों पर नचाती रहती हैं। देखिए हमसे तो ये सब नहीं होने वाला। हम तो अपने अपने पतियों से कह देंगे कि हमारे लिए वो कोई काम करने वाली नौकरानी रखें। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि कविता माँ जी बड़ी हैं और उनका कहा काम करना हमारी जिम्मेदारी है। इस बात पर वो हंसकर बोली, दीदी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी तो नहीं है ना, हम भी तो इस घर की बहुएं हैं। लेकिन माँ जी का व्यवहार तो है ही ऐसा कि वो बस हर चीज में कमियां निकालती रहती हैं। कल मैंने सब्जी में थोड़ा सा नमक तेज क्या कर दिया तो बस सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी। आपको तो पता भी है कि उनका बीपी हाई रहता है, फिर भी हर वक्त मसालेदार खाना मांगती रहती हैं। उनकी पुरानी आदत नहीं जाती। दूसरी तरफ पूजा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो अक्सर अपने पति महेश के कान भरती रहती थी। एक रात जब मैं किचन में जा रही थी तो महेश के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और पूजा की आवाज बाहर तक आ रही थी। वो गुस्से से कह रही थी कि हमारी तो इस घर में कोई भी इज्जत ही नहीं है। पूरी बात तो बस माँ जी और बड़ी दीदी ने ही संभाली हुई है। आप पूरा दिन दुकान पर पिताजी की डांट सुनते हैं और मैं यहाँ घर में सास के ताने सुनती रहती हूँ। आखिर कब तक हम लोग इस तरह की गुलामी भरी जिंदगी जिएंगे? आप अपने भाइयों से इस बारे में बात क्यों नहीं करते कि पिताजी से अपना हिस्सा मांगे? इन रोज रोज की मिर्च मसाला लगी हुई जहरीली बातों ने घर की सुख शांति पूरी तरह से भंग करके रख दी थी। वो दोनों कभी खाने पीने में कमियां निकालती तो कभी माँ जी की बात का उल्टा मतलब निकालकर घर में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देती। मैं जो कि शुरू शुरू में माँ जी की तरफ से बोलती थी और रोज रोज की लड़ाई झगड़े और बहस से परेशान हो चुकी थी, तो मेरे मन में भी स्वार्थ जागने लगा। मैंने सोचा कि अगर मैं माँ जी का पक्ष लूंगी तो फिर मेरी ये दोनों देवरानियां मेरा ही जीना मुश्किल कर देंगी। हालांकि हकीकत ये भी थी कि मुझे अब माँ जी के रोजमर्रा के कामों से बहुत गुस्सा आने लगा था। वो मुझे बोझ लगने लगी थी। मैंने धीरे धीरे घर के कामों से हाथ खींचना शुरू कर दिए और अपना स्वार्थ सिद्ध करना शुरू कर दिया। मुझे भी लगने लगा कि माँ जी वाकई में मुझ पर बहुत आदेश चलाती हैं और मुझे उनकी सेवा करके आखिर मिल ही क्या रहा है। मैंने अपनी जान छुड़वाने के लिए चुप रहना सीख लिया और घर में होने वाले तमाशों पर मैं कुछ भी नहीं बोलती थी। घर के इस माहौल में मेरा 9 साल का बेटा आरव माँ जी की एकमात्र खुशी का सहारा था। वो स्कूल से आते ही अपना बैग सोफे पर फेंकता और सीधा अपनी दादी के पास भाग जाता। माँ जी भी उसे देखकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाती थी। वो उसके लिए उसकी पसंद के खाने पीने की चीजें छिपा कर रखती और उसे पुरानी कहानियां सुनाती रहती। मुझे याद है एक दोपहर मैं कपड़े प्रेस कर रही थी और आरव माँ जी के पास बैठा हंसकर खूब बातें कर रहा था। कविता किचन से निकली और मुंह बनाते हुए मुझे ताना देकर कहने लगी कि दीदी आपके तो मजे हैं, अपना बच्चा इस बुढ़िया के मत्थे मर दिया है ताकि खुद सारा दिन आराम कर सके। पूरा दिन आपका बेटा माँ जी के पास ही पड़ा रहता है। कल को ऐसा ना हो कि वो भी उस बुढ़िया की तरह ही बीमार और चिड़चिड़ा हो जाए। ना जाने कैसी माँ हैं आप। आपको तो अपने बच्चे की कोई फिक्र ही नहीं है, बस अपनी जान बचाती घूम रही हैं ताकि आराम मिलता रहे। पूजा भी अपने कमरे से निकली तो कहने लगी, और नहीं तो क्या दीदी, माँ जी ने तो उसे सिर पर चढ़ा रखा है।
वही उसे लाड़ प्यार में बिगाड़ देंगी। उन दोनों की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा, लेकिन मैं उनकी जहरीली बातों से बचने के लिए तुरंत माँ जी के कमरे में गई और आरब को बाजू से पकड़कर सख्ती से खींचते हुए बाहर ले आई। वो रोता रहा कि मुझे अपनी दादी के पास जाना है, लेकिन मैंने उसे जोर से डांट दिया कि खबरदार, अगर तुम अपनी दादी के पास गए उन्हें परेशान मत किया करो और जाओ जाकर अपना होमवर्क करो। माँ जी ने चुपचाप अपने कमरे के दरवाजे से ये सब कुछ देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह कुछ भी नहीं कहा। आज जब मैं ये सब कुछ सोच रही हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने झूठे घमंड और इन दोनों के डर से अपने मासूम बच्चे को उसकी दादी से दूर कर दिया था, जिसने उसे इतने प्यार से पाला। वक्त गुजरता गया और पिताजी की दुकान और फैक्ट्री का काम भी चलता रहा, लेकिन उन तीनों भाइयों की नजरें पिताजी की प्रॉपर्टी पर ही जमी हुई थी। फिर पिताजी के देहांत से बस कुछ हफ्ते पहले की ही बात है कि एक दिन ड्राइंग रूम में पिताजी बैठे थे और शहर का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर उनके पास आया हुआ था। राजेश, सुरेश और महेश भी वहीं सोफे पर बैठे हुए थे। मैं किचन से चाय लेकर आई तो डीलर बड़े ही विनम्र भरे अंदाज में कहने लगा कि हरि नारायण साहब जी, आप तो एक बहुत ही समझदार कारोबारी इंसान हैं और मार्केट की समझ भी आपको बहुत अच्छी है। आपका ये मकान मेन एरिया में है और आजकल इसकी कीमत तो आसमान छू रही है। अगर आप मुझे ये मकान बेच देंगे तो फिर मैं आपको मार्केट रेट से भी ज्यादा पैसे दूंगा। इन पैसों से आप किसी और इलाके में या उससे भी किसी अच्छी सोसाइटी में बड़ा सा बंगला भी ले सकते हैं और बाकी बच जाने वाले पैसों को अपने कारोबार में लगाकर उसे और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आखिर आपने अपने इस प्रॉफिट को रोक कर क्यों रखा है? आपको तो ये ऑफर कब का मान लेना चाहिए था। मैंने चाय नाश्ता मेज पर रखा और देखा कि राजेश, सुरेश और महेश, उन तीनों की आंखें पैसों की चमक से झिलमिला रही थीं। वो मन ही मन ये चाह रहे थे कि पिताजी तुरंत हाँ कर दे, क्योंकि हाई सोसाइटी में रहने का शौक उन तीनों को ही खूब था और वो कारोबार को और भी ज्यादा फैलाना चाहते थे। लेकिन पिताजी ने नाश्ते को डीलर की तरफ बढ़ाते हुए बड़े ही गंभीर अंदाज में कहा कि भाई साहब, आपका ऑफर बहुत शानदार है, लेकिन मेरे लिए ये घर सिर्फ एक मकान नहीं है जिसे मैं पैसों के तराजू में तोल कर बेच दूं। मैंने इस घर को अपने सामने बनते देखा है। यहाँ मेरे बच्चों का बचपन गुजरा है। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं इस घर को नहीं बेचूंगा, चाहे मुझे फिर पूरी दुनिया की दौलत ही क्यों न दी जा रही हो। ये सुनकर डीलर तो उदास होकर चला गया, लेकिन उन तीनों के चेहरों पर भयंकर गुस्सा दिख रहा था। उस रात घर में अजीब सी बोझिल खामोशी थी। मैं अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी जब मैंने देखा कि वो तीनों भाई एक साथ बैठे हुए दबे शब्दों में बहस कर रहे थे। राजेश भयंकर गुस्से में बोला कि पिताजी तो हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, वो तो चाहते ही नहीं कि हम तरक्की करें। अरे, पिताजी को कम से कम अकल से काम लेना चाहिए और अब बिजनेस को हमारे हाथों में दे देना चाहिए। मार्केट में नई नई चीजें आ गई हैं, लेकिन पिताजी वो तो बस वही सब कुछ पुराना लेकर ही बैठे हुए हैं। अब हम बच्चे तो नहीं रहे हैं कि हर वक्त बस उनका हुक्म ही बजाते रहें। मुझे तो लगता है कि जब तक ये जिंदा रहेंगे हम लोग तब तक कामयाब ही नहीं हो पाएंगे। ना जाने कब हमारी इस परेशानी से जान छूटेगी। उनकी इस बेकार की जिद की वजह से हमें कितना नुकसान हो रहा है। आखिर ना जाने कब हम अपना कारोबार अपनी मर्जी से चला पाएंगे। सुरेश और महेश भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे कि पिताजी का बस चले तो ये हमें सारी जिंदगी मजदूरों की तरह ही रखें। हम तो उनके हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं। वो तीनों अपने स्वार्थ और गुस्से में इतने पागल हो चुके थे कि उन्होंने अंदाजा ही नहीं लिया कि पिताजी पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकले और उनके कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। अपने ही सगे बेटों के मुंह से अपने बारे में ऐसी बातें सुनना और खुद को उनकी तरक्की की रुकावट समझना जाना पिताजी के लिए बहुत बड़ा सदमा था। वो इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और अचानक उनके हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और एक भयंकर आवाज पूरे घर में गूंज गई, जिससे हम सब घबराकर बाहर आए तो देखा कि पिताजी अपने सीने को जोर से पकड़े हुए जमीन पर गिरे पड़े थे। अपने बेटों के जहरीले शब्द उनके दिल को तोड़ चुके थे और वहीं पर उन्हें भयंकर हार्ट अटैक आ गया।
हम उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन वो बच नहीं पाए। उनकी अचानक मौत ने घर की नींव को हिलाकर रख दिया। पर सच कहूं तो उन बेटों के दिलों में दुख से ज्यादा प्रॉपर्टी मिलने की खुशी और आजादी का एहसास था। पिताजी के देहांत के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। मुश्किल से कुछ ही दिन बीते थे और बस कविता और पूजा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। पिताजी के होते हुए तो उन्हें कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन अब घर का कोई मुखिया नहीं रहा था और माँ जी तो हर वक्त अपने दुख में ही डूबी रहती थी। एक सुबह हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। माँ जी उस वक्त अपने कमरे में थी जब कविता ने कड़क आवाज में कहा कि भाई साहब, अब देखिए, पिताजी तो रहे नहीं, दुकान और फैक्ट्री को लेकर आप लोगों ने आखिर क्या सोचा है? अब तो सारा बोझ आप तीनों पर ही आ गया है। और देखिए, असल बात तो ये है कि पिताजी का वो पुराना तरीका अब चलने वाला नहीं है। हमें घर के खर्च भी तो देखने होंगे। कविता ने राजेश की तरफ देखते हुए कहा तो राजेश ने गहरी सांस ली और बोला कि हाँ कविता, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब सारा काम मैं खुद अपने हाथ में ले लूं। पिताजी के उस पुराने मुंशी को भी निकालना होगा, क्योंकि वो हिसाब किताब ठीक से नहीं करता है। ये सुनते ही महेश, जो अब तक चुप बैठा था, तुरंत तमतमाकर उठकर बैठ गया और गुस्से में बोला कि भैया, सारा काम अब आप ही अकेले क्यों संभालेंगे? हम भी तो काम करते हैं ना। पिताजी के बाद हमारा भी तो दुकान और फैक्ट्री पर बराबर का अधिकार है। ऐसा ना हो कि कल को आप सारा फायदा खुद ही अपने पास रख लें। उनकी इस बहस में सुरेश भी कूद पड़ा और फिर तीनों भाइयों में बहुत कड़वी बहस होने लगी। जिस घर में कभी भी ऊंची आवाज में बात तक नहीं होती थी, वहां प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर चीख पुकार मची हुई थी। पूजा, जो कि कब से इस मौके की तलाश में थी, तुरंत बोली कि भाई साहब बड़े हैं तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हमारा अधिकार मार लेंगे? पिताजी के समय पर जो होता था सो होता था, वो बात अलग थी, लेकिन अब हम सबके अपने अपने खर्चे हैं और वैसे भी इस घर का भी तो कुछ फैसला होना चाहिए ना। हम कब तक आखिर ऊपर वाले छोटे से पोर्शन में गुजारा करेंगे? नीचे वाले पोर्शन में इतना बड़ा हिस्सा जो कि माँ जी ने अकेले ही घेर रखा है, उसका क्या होगा? मैं चौंक कर पूजा की तरफ देखने लगी। मेरे मन में भी काफी समय से ये लालच पनप रहा था कि किसी तरह मुझे नीचे का पोर्शन मिल जाए, ताकि मैं अपनी मर्जी से पूरे घर की सेटिंग कर सकूं और माँ जी के पास आने जाने वाले मेहमानों की झंझट से भी बच सकूं। कविता ने तुरंत पूजा की हाँ में हाँ मिलाई और बोली कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो पूजा। हम दोनों यहाँ ऊपर गर्मी में मरती रहती हैं और माँ जी इतने बड़े कमरे में नीचे अकेले मजे से रहती हैं। आखिर अब हमें भी तो थोड़ा सुकून मिलना चाहिए ना। इसके बाद तो हम तीनों ही अपने अपने पतियों को खरी खोटी सुनाने लगी कि हमें अब अलग घर चाहिए और नहीं तो फिर नीचे वाला पूरा पोर्शन हमारे हिस्से में आना चाहिए। राजेश, जो कि घर के बड़े थे, मगर जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी थी, कान के कच्चे थे। उनकी खुद की सोच समझ ज्यादा कुछ नहीं थी। वो भी मेरी और बाकी सबकी बातों के दबाव में आ गए। घर में अब रोज रोज इसी तरह के झगड़े होने लगे थे। कभी किचन में खाने को लेकर लड़ाई होती तो कभी दुकान पर पैसों को लेकर बहस होती। माँ जी की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी और उनकी दवाइयों का खर्चा भी हम सबको एक बोझ लगने लगा था। मैं भी इन झगड़ों से परेशान हो चुकी थी और चाहती थी कि किसी तरह से ये मामला हमेशा के लिए सुलझ जाए। और फिर एक दोपहर जब माँ जी सो रही थी तो कविता ने एक ऐसी सातिर बात कही जिसने हम सबके स्वार्थ को और बढ़ावा दे दिया। हम तीनों बहुएं आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी जब कविता ने मेरी तरफ झुकते हुए धीरे से कहा, दीदी, मैं काफी दिन से एक बात सोच रही थी। देखिए, पिताजी तो रहे नहीं और माँ जी भी सारा दिन अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती हैं। अकेले पड़े पड़े उनका दिल भी बहुत घबराता होगा। देखिए, अब हम लोग तो उनके पास नहीं जा सकते ना, क्योंकि हमें तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम माँ जी को वृद्धाश्रम भिजवा दें। ये सुनकर मेरे हाथ से सब्जी छूट गई और मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। कविता, ये तुम क्या कह रही हो? वृद्धाश्रम में माँ जी को छोड़ आए? अरे लोग क्या कहेंगे और फिर राजेश क्या सोचेंगे? कविता तुरंत मुस्कुराकर बोली, अरे दीदी, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचिए। वृद्धाश्रम में माँ जी ज्यादा खुश रहेंगी। वहां पर उनकी हम उम्र औरतें होंगी, वहां उनका मन लगा रहेगा। वहां पर सारी सुख सुविधाएं होती हैं
और वहां के लोग बूढ़े लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। और वैसे भी उनकी दवाइयों और बीमारियों का खर्चा हम आखिर कब तक रोज रोज उठाएंगे। अगर हम उन्हें वहां पर भेज देते हैं तो ये नीचे का पोर्शन पूरी तरह से खाली हो जाएगा। आप और भैया आराम से शिफ्ट हो जाना और हम दोनों देवरानियां लॉन्ज वाले एरिया में अपना ब्यूटी पार्लर खोल लेंगी। इसमें सबका फायदा ही फायदा होगा, किसी का भी नुकसान नहीं होगा। पूजा ने भी जोश में आकर कहा, हाँ दीदी, कविता बिल्कुल ठीक कह रही है। आप बस किसी तरह भाई साहब को मना लो। सुरेश और मुकेश को तो हम ही समझा लेंगे। रोज रोज की इस मुसीबत से तो एक बार में ही अपनी जान छुड़ा लेना बेहतर है। उस दिन तो मेरा जमीर मुझे कुछ देर के लिए धिक्कारता रहा, लेकिन नीचे वाले पोर्शन का लालच और रोज रोज के झगड़ों से छुटकारा पाने की इच्छा ने मेरी आंखों पर जैसे पट्टी बांध दी थी। मैं चुपचाप उनकी बेशरम पेशकश पर हामी भरती गई। जब रात को मैंने राजेश से इस बात का जिक्र किया तो वो पहले तो थोड़ा हिचकिचाए, फिर परेशान होकर बोले कि सुनीता, लोग बातें बनाएंगे कि देखो 3 बेटों ने बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया। लेकिन मैंने फिर उन्हें समझाया कि राजेश, हम कौन सा उन्हें बुरे हाल में छोड़ रहे हैं। उनकी भलाई और अच्छी देखभाल के लिए ही उन्हें एक अच्छे वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। और फिर सोचो कि हमें नीचे का पूरा पोर्शन मिल जाएगा। तुम घर के सबसे बड़े बेटे हो, तुम्हारा अधिकार बनता है कि तुम ही नीचे आराम से रहो। राजेश भी मेरी बातों में आ गए और अगले ही दिन सुरेश और मुकेश ने भी इस योजना पर मोहर लगा दी। हम सबने मिलकर अपनी सगी माँ को घर से निकालने का ये घटिया प्लान तैयार कर लिया और हम बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगे जब माँ जी घर से हमेशा के लिए चली जाएंगी। मेरे इन सारे ख्यालों को विराम तब लगा जब दरवाजे की घंटी की तेज आवाज सुनाई दी। मैं एकदम चौंक कर सीधी होकर बैठ गई और मेरे साथ ही राजेश, सुरेश और मुकेश भी घबराकर खड़े हो गए। कविता और पूजा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मैंने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो बाहर पिताजी के पुराने वकील साहब खड़े थे। उनके हाथ में पुराना सा चमड़े का बैग था और चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती और गंभीरता थी। विवेक जी, हम तो सुबह से परेशान हो रहे हैं, आखिर ये सब क्या मामला है? राजेश ने उनसे हाथ मिलाते हुए बड़े घबराए हुए अंदाज में कहा। विवेक साहब ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गए। उनकी तेज और अनुभवी नजरों ने कमरे में मौजूद हम सबके चेहरों को पढ़ लिया और फिर उनकी नजरें ड्राइंग रूम के खुले दरवाजे से बाहर आंगन में पड़े उन बैग्सों पर जाकर टिक गईं, जिनमें मैं थोड़ी देर पहले माँ जी के पुराने सामान को पैक कर चुकी थी। वो बैग्स देखकर उनकी आंखों में भयंकर गुस्सा और अफसोस उभर आया। विवेक जी, कृपया अब तो हमें बताइए कि ये सब क्या हो रहा है। राजेश ने वो पीले रंग का लिफाफा और वसीयत का वो कागज उनके सामने मेज पर रखते हुए कहा। सुनीता को आज माँ जी की अलमारी की दराज से ये कागज मिला है, जिस पर पिताजी ने लिखा है कि अगर ये मकान उनका नहीं है तो फिर आप ही बताइए। आप तो पिताजी के हर कानूनी और कारोबारी मामले को देखते थे ना, तो भगवान के लिए हमें बताइए कि अगर ये मकान पिताजी का नहीं है तो फिर आखिर किसका है? हम उनकी औलाद हैं और हमारा इस संपत्ति पर पूरा अधिकार बनता है। विवेक साहब ने गहरी सांस ली और अपने चश्मे को ठीक करते हुए फैसला सुनाने वाले अंदाज में बोले, देखिए, ये कोई मजाक नहीं है राजेश। हरि नारायण जी पिछले 1 साल से तुम लोगों की हरकतें, दुकान पर तुम लोगों की बदतमीजी और घर में अपनी पत्नी की होने वाली बेइज्जती को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था कि उनके मरने के बाद तुम लोग अपनी सगी माँ के साथ कैसा व्यवहार करोगे। इसीलिए उन्होंने वो कागज जानबूझकर अलमारी के नीचे छुपा दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि तुम लोग एक न एक दिन उनकी पत्नी को इस घर से निकालने के लिए उनका सामान जरूर पैक करोगे, और अगर उसके बाद तुम्हें ये कागज मिला तो तुम्हारा सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। ये सुनते ही सुरेश, जो काफी देर से बेचैन हो रहा था, तुरंत आगे बढ़ा और बोला, वकील साहब देखिए, पहेलियां मत बुझाइए। अगर पिताजी ने गुस्से में आकर दुकान या फैक्ट्री का कुछ हिस्सा किसी आश्रम को दे दिया है तो हमें साफ साफ बता दीजिए, लेकिन ये मकान तो हमारा ही है ना। कविता भी तुरंत बीच में बोली, हाँ वकील साहब, जल्दी से बताइए। हम तो आज ही माँ जी को ओल्ड एज होम भेजने की सारी तैयारियां कर चुके हैं और कल तक तो शायद नया फर्नीचर भी आ जाएगा। हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। विवेक जी ने कविता की बेशर्मी भरी बात पर एक तीखी मुस्कुराहट के साथ सुरेश और कविता की तरफ देखा
और बोले, सुरेश जी, शायद तुम्हें हालात समझ नहीं आ रहे। हरि नारायण जी ने ये मकान किसी के नाम नहीं किया है और ना ही किसी आश्रम को दिया है, क्योंकि जो चीज इंसान की अपनी होती ही नहीं है वो उसे किसी और के नाम पर भला कैसे कर सकता है। ये सुनते ही जैसे सब पर बिजली गिर गई। हम सबके चेहरों का रंग उड़ गया। राजेश ने घबराई आवाज में कहा, आपका क्या मतलब है? क्या पिताजी ने मकान उस प्रॉपर्टी डीलर को बेच दिया था जो पिछले दिनों आया था? अरे आप खुलकर कोई बात क्यों नहीं बता रहे? आखिर हमें तो हमारा हिस्सा मिलेगा ना इस मकान से। मकान पिताजी का नहीं है। विवेक जी ने फाइल खोली और उसमें से एक मोटी सी फाइल निकालकर सामने रखी। उन्होंने हम सबकी तरफ देखा और बोले कि इस घर का एक जीता जागता असली मालिक मौजूद है, जिसके पास इस घर के पूरे और कानूनी तौर पर पक्के अधिकार हैं और मकान शुरू से ही उसी मालिक के नाम पर है। ये सुनते ही सन्नाटा पसर गया। बस हमारी सांसों की आवाज आ रही थी। राजेश ने बड़ी मुश्किल से कहा, आपके कहने का मतलब क्या है कि ये मकान हमारे पिताजी का नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम बचपन से इस घर में रह रहे हैं। ये मकान मेरे पिताजी का ही है। विवेक जी ने सख्ती से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं राजेश, इस घर की असली मालकिन और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है। ये मकान सावित्री भाभी का है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और दिमाग में सन्नाटा छा गया। कमरे में खड़े हम तीनों बेटों के चेहरे सफेद पड़ गए थे, जैसे उनमें से खून निकल गया हो। किसी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। महेश, जो गुस्से से लाल पीला हो रहा था, जोर से बोला, आप ये झूठ बोल रहे हैं। विवेक जी, ये मकान तो पिताजी ने खुद बनवाया था। हमने तो बचपन से यही सब सुन रखा है और हम लोग भी तो इसी घर में रह रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि ये मकान पिताजी का नहीं है और माँ जी के नाम पर है? विवेक साहब ने महेश की तरफ एक ठंडी नजर से देखा और फिर कड़क अंदाज में बोले, हरि नारायण शर्मा जी ने इसे बनवाया था। सीमेंट और रेत उनकी ही थी, लेकिन ये जमीन और इस मकान की असली रजिस्ट्री हरि नारायण शर्मा जी के नाम पर कभी थी ही नहीं। जब तुम लोग बहुत छोटे थे और उनका कारोबार बिल्कुल डूब गया था, उस वक्त तुम्हारी माँ ने अपना सारा जेवर और अपने मायके से मिलने वाली पारिवारिक जमीन को बेचकर ये जगह खरीदी थी और तब हरि नारायण जी को दोबारा कारोबार में खड़ा करने के लिए उन्होंने अपने पास से सब कुछ दे दिया था। लेकिन उस महान औरत ने कभी भी जिंदगी में अपने पति को यह एहसास नहीं दिलाया कि ये घर उसका है। उन्होंने सारी जिंदगी तुम बेटों के सामने तुम्हारे पिता की इज्जत की और इस भ्रम को कायम रखा कि तुम लोग अपने पिता को इस घर का मुखिया समझो और उनकी इज्जत करो। तुम्हारी माँ ने अपने पति की इज्जत की खातिर अपने अधिकार को भी सारी जिंदगी छुपा कर रखा और बदले में तुम लोगों ने उस महान माँ को ओल्ड एज होम भेजने का फैसला कर लिया। विवेक साहब की ये बातें सुनकर हम पर जैसे हथौड़े बरस रहे थे। वहां की हवा भारी हो गई थी, इतनी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कविता और पूजा तो जैसे पागल सी हो रही थी। विवेक साहब ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए कहा, और हाँ, एक बात और सुन लीजिए तुम सब लोग। हरि नारायण शर्मा जी जानते थे कि तुम लोग कितने लालची हो। जिस रात उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, उस रात वो तुम तीनों भाइयों की सारी बातें सुन चुके थे कि तुम लोग किस तरह से उनके जाने का इंतजार कर रहे हो। उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनकी आंखें बंद होते ही तुम लोग अपनी सगी माँ को एक एक रोटी के लिए मोहताज कर दोगे। इसीलिए उन्होंने जाने से पहले अपने कारोबार और फैक्ट्री का 50% हिस्सा भी कानूनी तौर पर सावित्री भाभी के नाम पर ही ट्रांसफर कर दिया था। विवेक साहब की ये बात सुनकर तीनों भाइयों की टांगें कांपने लगीं। वो दुकान और फैक्ट्री जिस पर वो अपना पूरा अधिकार समझ रहे थे, अब उसका आधा हिस्सा भी उनके हाथ से जा चुका था। उनका वो घमंड, वो अकड़ और वो सब कुछ जो थोड़ी देर पहले तक उनके चेहरों पर साफ चमक रहा था, वो एक पल में मिट्टी में मिल गया। विवेक साहब ने मेरी तरफ देखा और धीमे मगर फैसला सुनाने वाले अंदाज में बोले, और जहां तक इस मकान की बात है तो सावित्री भाभी ने खुद अपनी खुशी से पिछले साल ही ये फैसला किया था और हरि नारायण जी ने भी इस पर अपनी इजाजत दे दी थी कि उनके जाने के बाद ये मकान उनके इकलौते पोते आरव के नाम पर चला जाएगा, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ वही एक मासूम बच्चा है जिसने अपनी दादी से सच्चा प्यार किया है और दादी के दिल में
उसके लिए बेपनाह प्यार भी है। लेकिन हाँ, कान खोलकर सुन लो तुम सब लोग, वसीयत के मुताबिक जब तक सावित्री भाभी जिंदा हैं, इस मकान की एक एक ईंट की मालकिन वो खुद ही रहेंगी। आरब को ये घर सिर्फ उनके बाद ही मिलेगा और तब तक इस घर का पूरा नियंत्रण सिर्फ सावित्री भाभी के हाथ में ही रहेगा। ये सुनते ही कविता और पूजा के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें अपना भविष्य डूबता हुआ नजर आने लगा। विवेक सबके सामने खड़े हो गए और अपना बैग बंद करते हुए बड़े ही सख्त अंदाज में बोले, हरि नारायण साहब का यही आखिरी संदेश था कि अगर तुम लोगों ने सावित्री भाभी को इस घर से निकालने की जरा सी भी कोशिश की या उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ दी तो वो एक फोन कॉल पर पुलिस बुलाकर तुम सबको यहाँ से बेदखल भी करवा सकती हैं। तुम लोग उसी वक्त सड़क पर आ जाओगे और तुम्हारे पास अदालत जाने का भी कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि कानूनी तौर पर तुम लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। ये कहकर विवेक साहब ड्राइंग रूम से बाहर चले गए और पीछे हम सब लोगों को एक ऐसे डर और यकीन के बीच में छोड़ गए जिसने हमारी आंखों के आगे अंधेरा ला दिया था। विवेक जी के जाने के बाद ड्राइंग रूम में कुछ पलों तक सन्नाटा पसरा रहा। हम सब पत्थर बने अपनी अपनी जगह पर खड़े थे और दिमाग जैसे किसी भी बात पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। सबसे पहले इस खामोशी को कविता की तेज और फटी हुई आवाज ने तोड़ा। वो तो जैसे किसी बम की तरह फट पड़ी और सीधा मेरी तरफ देखकर चिल्लाने लगी, ये सब सुनीता दीदी की साजिश है। ये ड्रामेबाज औरत शुरू से ही मौजी की चमची बनी हुई थी। इसने अपने बच्चे के नाम पर ये करोड़ों का घर करवाने के लिए ही सास ससुर पर जादू टोना किया होगा, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि पिताजी पूरा का पूरा घर इतने छोटे बच्चे के नाम पर करके जाएं और हमें सड़क पर छोड़ दें। पूजा ने भी तुरंत कविता का साथ दिया। रोते हुए महेश के गले पड़ गई और बोली, मैं तो आपको पहले ही कहती थी ना कि अपने भाइयों से हिस्सा मांग लीजिए, बने रहे आप सीधे साधे। अब लो, देख लो क्या मिला हमें। सारी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी ये बड़ी दीदी और उनका बेटा सब ले उड़े हैं और हम यहाँ भिखारियों की तरह रहेंगे, जहाँ मुझे माजी और सुनीता दीदी की चापलूसी करनी पड़ेगी। उन दोनों की जहरीली बातों ने उस कमरे में तूफान खड़ा कर दिया था। सुरेश ने गुस्से से आगे बढ़कर राजेश का गला पकड़ लिया और चिल्लाकर बोला, भैया ये सब आपकी पत्नी की करतूत है। आपने जानबूझकर अपने बच्चे को दादी के पास छोड़ा हुआ था ताकि वो उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले और हमें कानो कान खबर भी ना हो। आज हम लोग सड़क पर आ गए हैं तो इसके जिम्मेदार आप और आपकी पत्नी ही हैं। राजेश ने भी सुरेश का हाथ झटक दिया और गुस्से से बोला, अपनी बकवास बंद करो। मुझे खुद इस बात का आज ही पता चला है और अगर माजी ने घर आरब के नाम पर किया है तो इसमें भला मेरी क्या गलती है। तुम लोग तो खुद भी माजी से जान छुड़वाना चाहते थे ना, अब अपना किया हुआ खुद ही भुगतो। मुकेश भी बीच में कूद पड़ा और तीनों भाइयों में ऐसी उल्टी सीधी बातें होने लगी और हाथापाई तक की नौबत आ गई कि पूरे घर में जैसे कि कोहराम मच गया था। कविता और पूजा खड़े होकर अपने पतियों को उकसा रही थीं और मुझ पर तानों के तीर बरसा रही थीं। वो दोनों देवरानियां जो थोड़ी देर पहले अपने नए ब्यूटी पार्लर के सपने सजा रही थीं, अब अपने बाल नोच रही थीं। लालच और स्वार्थ ने आज उनके अंदर छिपे सभी रिश्तों को तार तार कर दिया था और वो तीनों भाई जो पिताजी की मौत पर खुश थे, आज एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हुए थे। इस सबके बीच बिल्कुल शांत मैं खड़ी थी। मेरे कानों में कविता और पूजा के ताने सुनाई दे रहे थे, लेकिन मेरा जमीर जो स्वार्थ की वजह से गहरी नींद सोया हुआ था, आज मुझे जोरदार तमाचा मारकर जगा रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी उलझन मची थी। मैं सोच रही थी कि माजी कितनी महान औरत हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी अपने नाम का घर पति के नाम पर ही बताया रखा था, जिन्होंने मेरी हर बदतमीजी, मेरे हर सवाल को चुपचाप बर्दाश्त किया और फिर भी मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर दिया। और मैं इतनी घटिया और स्वार्थी औरत हूं कि मैं कुछ कमरों और नीचे के हिस्से के लालच में अपनी ही सास का सामान वृद्धा आश्रम भेजने के लिए पैक कर रही थी। मुझे अब अपने घटियापन और स्वार्थ पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी और खुद से ही घिन आ रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने ही चेहरे पर ढेर सारे थप्पड़ मारूं। कमरे में होने वाला शोर और भाइयों की लड़ाई अब मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखती थी, क्योंकि मेरे अंदर चलने वाला पछतावे का तूफान इन सब चीजों से कहीं ज्यादा तेज और तकलीफ भरा था। सुरेश और मुकेश एक दूसरे को धक्का दे रहे थे।
और राजेश उन्हें अलग करने की जगह खुद उनकी लड़ाई का हिस्सा बन चुका था। कविता की फटी हुई आवाज पूरे घर में सुनाई दे रही थी। ये वही लोग थे जो कुछ घंटे पहले एक तरफ बूढ़ी माँ को घर से निकालने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब प्रॉपर्टी हाथ से निकलती देखकर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। सुरेश गुस्से से चिल्ला रहा था और राजेश पलटकर बोल रहा था कि मुझे अभी खुद ही विवेक साहब से ये सब पता चला है। मुकेश बीच में कूद कर बोला, हाँ तो माँ जी को निकालने का प्लान भी तो आपका और आपकी पत्नी कविता का ही था ना, और आप लोगों ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया कि हम सब माँ जी के खिलाफ हो जाएं। मुझे उन सबको इस तरह एक दूसरे पर लांछन लगाते हुए देखकर बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन सबके पागलपन को कैसे रोकूं। मैं विवेक साहब की बताई हुई सच्चाई के बारे में सोच रही थी कि माँ जी ने किस तरह सारी जिंदगी चुपचाप बलिदान में गुजार दी। उन्होंने अपनी जमीन और जेवर बेचकर हमारे लिए ये छत बनाई, अपने पति की इज्जत हमेशा कायम रखी, और हमने उन्हें क्या दिया? इसी शोरगुल के बीच एकदम से दरवाजे के पास से एक आवाज सुनाई दी। मैंने चौंक कर मुड़कर देखा तो मेरा 9 साल का बेटा दरवाजे पर खड़ा था। उसका मासूम चेहरा आंसुओं से भीगा था और हाथों में उसके माँ की वो पुरानी सी तस्वीर थी। अब आरव इस तरह से रोते देखकर मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। वो भागता हुआ आया और मेरी टांगों से लिपटकर रोने लगा। मम्मी, दादी रो रही है, आप उन्हें घर से मत निकालना। अगर मेरी दादी चली गई तो मैं भी उनके साथ ही ओल्ड एज होम चला जाऊंगा। मैं दादी के बिना नहीं रह सकता। अपने बच्चे की ऐसी मासूम बातें सुनकर मैं दंग रह गई और तभी ड्राइंग रूम में जो लड़ाई छिड़ी थी उस पर भी ब्रेक लग गया। राजेश, सुरेश और मुकेश के हाथ रुक गए और पूजा और कविता भी चुप हो गईं। सबकी नजरें अब आरव पर टिक गईं। मेरे सब्र का बांध टूट गया जो काफी देर बाद टूटा था। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसके ऐसे शब्दों ने मेरे अंदर जो मरी हुई इंसानियत थी उसे जगा दिया और सारा स्वार्थ और लालच निकाल कर फेंक दिया। मैंने अपने आंसू पोंछे और झटके से खड़ी हो गई। बस कर दो तुम सब लोग, बहुत हो गया ये तमाशा। मेरी इस कड़कदार आवाज पर हर कोई मुझे ध्यान से देखने लगा। मैंने बहुत दुख और गुस्से से कहा कि शर्म आनी चाहिए हम सबको। हम उन दीवारों के लिए लड़ रहे हैं जिनकी असली मालकिन को हम धक्के मारकर निकालने वाले थे। राजेश ने कहा, सुनीता तुम बीच में मत बोलो, यह हमारी प्रॉपर्टी का मामला है। लेकिन मैंने उसकी भी बात काट दी। कौन सा घर राजेश? तुम्हारी माँ ने अपने जेवर बेचकर खरीदा और सारी जिंदगी तुम्हारे पिता की इज्जत रखने के लिए। तुम्हें ही नहीं बताया। आज तुम लोग इस प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हो। मैंने तुरंत वहां से निकली और आंगन में आई जहां वे सूटकेस रखे हुए थे जिनमें मैंने अपने हाथों से माँ जी का सामान पैक किया था। मैं सीधी वहां पहुंची और जमीन पर बैठकर जल्दी जल्दी उनकी चेन खोलने लगी। मैंने माँ जी के कपड़े और दवाइयां निकालना शुरू कर दिए। मेरे हाथ तेजी से चल रहे थे और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कविता और पूजा भी मेरे पीछे आ गईं। कविता तेज आवाज में बोली, अरे वाह भाभी, क्या बात है, आपको तो अब आपका घर मिल गया ना। आपका बेटा तो करोड़ों की प्रॉपर्टी का वारिस बन गया है, तो अब तो आप सास की चमचागिरी करेंगी ही ताकि उन्हें अपनी मुट्ठी में रख सके। पूजा ने भी ताना दिया, हाँ दीदी, आप तो बड़ी ही छुपा रुस्तम निकली। हमें ब्यूटी पार्लर के सपने दिखाकर खुद इतनी महंगी कोठी पर कब्जा कर लिया और अब बड़ी भली बनने का नाटक कर रही हैं ताकि माँ जी को ये दिखा सके कि आप कितनी अच्छी बहू हैं। उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं खड़ी होकर दोनों देवरानियों की आंखों में आंखें डालकर तेज अंदाज में बोली, अपनी ये जहरीली जुबानें बंद रखो। ये घर मेरे बेटे का नहीं मिला बल्कि मेरी सास का घर है, और कान खोल कर सुन लो, जिसको भी यहाँ पर रहना है वो इज्जत करेगा उनकी, और यहाँ कोई भी ब्यूटी पार्लर नहीं बनेगा और ना ही कोई ओल्ड एज होम जाएगा। अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो दरवाजे खुले हुए हैं। तुम लोग अभी अपना सामान पैक करो और यहाँ से जा सकती हो। मेरी इस भयंकर आवाज पर कविता और पूजा के चेहरे लटक गए। इसी वक्त राजेश, सुरेश और मुकेश भी वहां पर आ चुके थे। राजेश ने मेरी बात सुनी तो उसके अंदर सोया हुआ बेटा भी जाग गया। वो मेरे साथ खड़ा होकर बोला, सुनीता बिल्कुल ठीक कह रही है। हम लोग लालच में अंधे हो गए थे। माँ जी कहीं नहीं जाएंगी
और अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो जा सकता है। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं और आज के बाद अपनी माँ के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा। राजेश के सख्त व्यवहार ने मुकेश और सुरेश को भी शर्मिंदा कर दिया। सुरेश ने अपना सिर झुका लिया और भारी आवाज में बोला, भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्रॉपर्टी के लालच में हम लोग भूल गए कि माँ जी कितनी अच्छी हैं। मकान उनके नाम था, लेकिन सारी जिंदगी हमें एहसास भी नहीं होने दिया, ताकि हमें यह न लगे कि हमारे पिताजी की कोई हैसियत नहीं थी। पिताजी तो सिर्फ हमें हमारे लालच से बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया था। मुकेश ने भी पूजा की तरफ गुस्से से देखा और बोला, हाँ भैया, विवेक साहब की बातों ने मेरी भी आंखें खोल दी। इस औरत ने मुझे भड़काने में कोई कमी ही नहीं रखी, जबकि माँ जी ने तो अपना घर पिताजी के नाम से ही सबको बता रखा था। और हम कितने घटिया बेटे हैं कि अपनी ही माँ को निकालने का सोच रहे थे। हम तो इस काबिल भी नहीं हैं कि वो हमें माफ करें। कविता और पूजा ने जब ये देखा कि उनके पति सुधर गए हैं और उनकी चाल अब नाकाम हो चुकी है, तो फिर वे भी सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उन्हें समझ आ गया था कि अब उनकी एक नहीं चलने वाली और कानूनी तौर पर उनका कोई अधिकार नहीं है। हम सब भारी कदमों के साथ माँ जी के कमरे की तरफ गए। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। हमने अंदर झांका तो वो हाथ में आरती की थाली लिए पूजा कर रही थी। उनके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन होठों पर अभी भी बच्चों की खुशियों के लिए प्रार्थना थी। मुझसे बाहर खड़ा नहीं रहा गया। मैं रोते हुए कमरे के अंदर गई और सीधा उनके पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। मैं आपके प्यार का बदला आपको ओल्ड एज होम भेज कर देना चाहती थी। मैं स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी कि आपके बलिदान को कभी देख ही नहीं पाई। भगवान मुझे कोई भी सजा दे, लेकिन बस आप मुझसे मुंह मत मोड़िए। मेरे रोने की आवाज सुनकर तीनों भाई भी कमरे में आ गए और अपनी माँ के कदमों में गिरकर रोने लगे। राजेश ने उनके पैरों को छूकर कहा, माँ जी, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। हम पैसों के लालच में अपनी सबसे बड़ी खुशी को ठोकर मार रहे थे। आपने पिताजी की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और हम इतने नालायक निकले कि इस सब की कदर ना कर सके। हमें माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि आज के बाद इस घर में सिर्फ आपका ही आदेश चलेगा। पूजा और कविता भी दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। विवेक साहब की कुर्सी के पास बैठकर सबका दिल पिघल गया था और सबको एहसास हो गया था कि असली दौलत मकान नहीं, बल्कि वो माँ होती है जो बच्चों के लिए सब कुछ बलिदान कर देती है। माँ जी ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर मेरे सिर पर हाथ फेरा। मुझे गले से लगाकर उन्होंने तीनों बेटों के पास बिठाया और प्यार से बोली, मेरे बच्चों, माँ कभी भी बच्चों से नाराज नहीं होती। मैंने जो भी किया तुम लोगों के लिए ही किया। मुझे इस घर से लगाव नहीं था, बस मैं चाहती थी कि तुम लोग प्यार से मिलजुल कर रहो। उन्होंने राजेश की तरफ देखकर कहा, ये जमीन जायदाद सिर्फ सीमेंट और ईंटों से नहीं बनती। असली जमीन जायदाद तो प्यार और अपनेपन से बनती है। तुम्हारे पिताजी दूरदर्शी इंसान थे। वो जानते थे कि पैसा इंसान को अंधा कर देता है। वो नहीं चाहते थे कि तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ, इसीलिए ये बोझ मेरे कंधों पर डाला था। लेकिन मुझे खुशी है कि आज सबको अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम सब मेरे बेटे हो और ये दुकान, फैक्ट्री और ये घर सब कुछ तुम्हारा ही है। माँ जी की प्यार भरी बातों ने घर की सारी कड़वाहट को खत्म कर दिया। मुकेश और सुरेश ने आगे बढ़कर माँ जी से माफी मांगी और वादा किया कि दुकान पर मिलजुल कर काम करेंगे। कविता और पूजा ने भी माँ जी के पैर पकड़कर रोते हुए अपनी बुरी साजिशों की माफी मांगी। माँ जी ने भी खुले दिल से सबको माफ कर दिया। उस दिन के बाद से तो घर का नक्शा ही बदल गया। पूजा और कविता का घमंड टूट गया और अब वे बिल्कुल तमीज से रहने लगी थीं। भाइयों ने भी मिलजुल कर कारोबार संभाला और जो भी फायदा होता वो माँ जी के हाथ में लाकर रखते, जिससे वो घर की बागडोर भी चलाती और अपनी मर्जी के मुताबिक गरीबों में दान भी देती। मैंने भी अब खुद को बदल लिया था। अब मैं बहू की तरह नहीं, बल्कि बेटी की तरह उनका ख्याल रखती थी। और आरव, वो तो वैसे ही अपनी दादी को खूब प्यार करता था। उस घर की दीवारें जो कल तक लालच की गवाह थीं, आज प्यार और भरोसे से चमक रही थीं। हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया था कि दुनिया की कोई भी प्रॉपर्टी हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। वे लोग जो अपना सब कुछ लुटाकर भी हमारी खुशियों की दुआ करते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
दोस्तों, इंसान जब लालच, संपत्ति और अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है ना, तो वो उन रिश्तों की कीमत भूल जाता है जिन्होंने उसे बनाया और संभाला होता है। बुजुर्ग केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार की नींव भी होते हैं। और अक्सर जिन माता पिता के त्याग को हम लोग बिल्कुल साधारण या सामान्य समझ लेते हैं, उनकी असली अहमियत तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। साथ ही पैसा और प्रॉपर्टी परिवार को जोड़ नहीं सकते, लेकिन सम्मान, कृतज्ञता और अपने बड़ों के प्रति प्रेम पूरे परिवार को बचा सकता है। तो दोस्तों, आप लोग किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं, और आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी केवल मनोरंजन, भावनात्मक प्रस्तुति और सामाजिक संदेश देने के उद्देश्य से लिखी गई एक काल्पनिक रचना है। कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति से कोई समानता प्रतीत होती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। कहानी का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक मूल्यों, बुजुर्गों के सम्मान और रिश्तों की अहमियत को उजागर करना है। धन्यवाद।